अमेरिका में अब तक जितने प्रेसिडेंट हुए उनमें से कोई भी वो नहीं कर पाया जो इस 82 साल के बूढ़े और बीमार प्रेसिडेंट ने कर दिखाया। व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले जो बाइडेन ने दुनिया के कई देशों की सरकारें उखाड़ फेंकी और कई नए देश बनाए जाने की तैयारी है। बाइडेन ने पहले पाकिस्तान को अपना शिकार बनाया, फिर बांग्लादेश को, और अब सीरिया के कितने टुकड़े होंगे ये कोई नहीं जानता। रूस को अमेरिका के सामने इतना बेबस और लाचार आपने कभी नहीं देखा होगा। एक बार फिर अमेरिका ने दुनिया को अपनी डिप्लोमेसी की ताकत का एहसास कराया है। तो शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। क्रिकेट के मैदान में कई रिकॉर्ड्स बनाने वाले इमरान खान अगस्त 2018 में पाकिस्तान के वजीर आजम बने, मतलब प्रधानमंत्री बने। लेकिन सत्ता में आते ही उन्होंने पाकिस्तान की अपोजिशन पर इस कदर हमले किए कि असल में पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाली ISI भी तिलमिला उठी। चार साल में इमरान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पाकिस्तान के आवाम में तो मशहूर हो गई, लेकिन विपक्ष की आंखों में खटकती रही। अंत में वही हुआ जो पाकिस्तान के माथे पर 1947 से ही लिखा हुआ था। भारत से अलग होने के बाद आज तक पाकिस्तान में 22 प्रधानमंत्री बने, लेकिन कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इमरान खान 4 साल में ही अमेरिका की आंखों में खटकने लगे। 2022 में सत्ता से बाहर होने के बाद इमरान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका पाकिस्तान में अपने मिलिट्री बेस बनाना चाहता था, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान में उनके खिलाफ लाए जा रहे नो कॉन्फिडेंस मोशन को प्रभावित किया और उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। मैं कभी अमेरिकनों को पाकिस्तान में बेसिस देने के लिए तैयार नहीं था। मैं कभी अमेरिका की जंग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। मतलब आज की तारीख में देखा जाए तो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तानी फौज और अमेरिका के पिट्ठू हैं और इमरान खान जेल में है। अगले 5 साल तक उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। तो पाकिस्तान की हुकूमत एक तरह से अमेरिका के कब्जे में है। अब बात करते हैं अपने दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश की, जिसे हमने ही पाकिस्तान से जुदा करके एक नया मुल्क बनाया था। बांग्लादेश में शेख हसीना देश की अर्थव्यवस्था को बला की ऊंचाइयों पर ले जा रही थी। उन्होंने बांग्लादेश को दुनिया का गारमेंट हब बना डाला था। पूरे यूरोप और एशिया में बांग्लादेश के कपड़ों की धमक थी। GDP के मामले में बांग्लादेश भारत को भी पीछे छोड़ चुका था, लेकिन तभी अमेरिका की काली नज़र बांग्लादेश पर पड़ गई और उसने बांग्लादेश से वो इलाके मांगे जहां कुकी और चिन आदिवासियों की मेजॉरिटी है। अमेरिका भारत के नॉर्थ ईस्ट का कुछ हिस्सा और साथ में बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाकों को मिलाकर कुकी और चिन आदिवासियों का एक ईसाई देश बनाना चाहता है, क्योंकि यहाँ के आदिवासी ईसाई हो चुके हैं। मणिपुर की हिंसा पर भारत सरकार सिर्फ इसलिए लाचार दिख रही है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है। इस बात को याद रखिएगा। अब बात करें जो बाइडेन की हैट्रिक बॉल की, मतलब सीरिया की। सीरिया को अरबी भाषा में शाम के नाम से जाना जाता है। शाम को इस्लाम में बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि यह कई पैगंबरों का घर रहा है। लेकिन आज कोई सीरिया को देखे तो उसे यकीन नहीं होगा कि ये पैगंबरों की धरती है। आज के हवाले से कहा जाए तो ये जंग का मैदान बन चुका है, जहां एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्ल करने पर आमादा है। भाईचारे की बातें करने वाले इस्लाम ने यहाँ सबसे ज़्यादा इस्लाम का ही कत्ल किया है। उससे पहले आप सीरिया की वास्तविक स्थिति समझ लीजिए। सीरिया में सुन्नी मुसलमानों की मेजॉरिटी है, लेकिन यहाँ राज कर रहे हैं शिया। इसके अलावा यहाँ कुर्द भी काफ़ी संख्या में है।
सीरिया पर 54 साल से राज कर रहा असद परिवार अब क्राइसिस में है और इस क्राइसिस को खड़ा करने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पिछले 10 दिनों से सीरिया में जो कुछ चल रहा है उस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है कि सीरिया का नक्शा हर घंटे बदल रहा है। कुर्द और सुन्नी विद्रोही एक एक कर शहरों को कब्जा करते जा रहे हैं और राष्ट्रपति बशर अल असद का कोई अता पता नहीं है। तो अचानक ये सब कैसे शुरू हुआ, आइए समझते हैं। असल में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी 2025 को ऑफिशियली व्हाइट हाउस छोड़ रहे हैं। उसके पहले उन्होंने हैट्रिक बनाने का प्लान तैयार कर लिया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश को आउट कर चुके बाइडेन तीसरी बॉल पर सीरिया को आउट करना चाहते थे। आज से 6 साल पहले वॉशिंगटन पोस्ट में छपे इस आर्टिकल को तब शायद किसी ने गंभीरता से न लिया हो, लेकिन आज ठीक ठीक वैसा ही हो रहा है। इट्स टाइम टू डिवाइड सीरिया। शीर्षक ही अमेरिका के इरादों को साफ करने के लिए काफ़ी है। आर्टिकल में कहा गया है, अमेरिका को सीरिया में विभाजन का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। असद जो कुछ नियंत्रित करता है उसे अपने पास रख सकता है और विद्रोही स्थानीय सरकारें बना सकते हैं और एक नई इकाई स्थापित कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और समर्थन के साथ स्थानीय परिषदों के लिए चुनाव कराना, कट्टरपंथी व्यक्तियों पर अंकुश लगाना और उस लड़ाई को रोकना संभव होगा जिसने क्षेत्र को अस्थिर कर शरणार्थी संकट पैदा कर दिया है जो पूरे यूरोप में फैल गया है। अब आज के हालातों को समझने के लिए इस नक्शे पर गौर कीजिए। पीले रंग से मार्क किया गया उत्तर का इलाका सीरियन डिफेंस आर्मी के कंट्रोल में है, जिसे कुर्द लीड कर रहे हैं। वो इजराइल की तरह अपना अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। ये वही कुर्द परिवार हैं जो सद्दाम हुसैन के केमिकल वेपन से बचकर सीरिया में बसे हुए हैं। लाल रंग का इलाका अभी तक बशर अल असद के पास था, जो अब भाग चुका है, और यह इलाका हर घंटे अपना रंग बदल रहा है। तुर्की से सटे इलाके पर हयात ताहिर अल शाम का कब्जा हो चुका है, जिसे पीछे से तुर्की का सपोर्ट है। याद रखिएगा, हयात ताहिर अल शाम अल कायदा का ही एक हिस्सा है। तो कुल मिलाकर सीरिया अब टूटने की कगार पर है, जैसा कि वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में लिखा हुआ था। आखिर सीरिया को तोड़ने की इतनी जल्दी क्या थी? असल में बाइडेन के पास सिर्फ 1 महीने का समय है और इस 1 महीने में वो रूस सहित कई मुल्कों को उनकी औकात बताना चाहते हैं। बाइडेन ने बड़ी ही होशियारी से रूस को 2 सालों से यूक्रेन में उलझा रखा है। रूस से लड़ने का गूदा यूक्रेन के भीतर नहीं था, लेकिन हथियारों की लगातार सप्लाई देकर अमेरिका ने यूक्रेन को आज तक रूस के सामने खड़ा कर रखा है। इधर रूस उलझा रहा और उधर शुरू हुआ बाइडेन का ऑपरेशन शाम। मिडिल ईस्ट में सीरिया को अब तक रूस का समर्थन रहा है। रूस के अलावा ईरान भी सीरिया के साथ रहा, क्योंकि बशर अल असद शिया है। लेकिन पिछले 10 दिनों से सीरिया में जो उठापटक मची है, उसमें ना तो रूस दिख रहा है और ना ही ईरान। रूस को यूक्रेन से फुर्सत नहीं है और ईरान के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। ईरान समझ गया है कि फिलिस्तीन के सुन्नी मुसलमानों के पीछे लड़ने से कोई फायदा नहीं, बेहतर है कि सीरिया के शियाओं को बचाया जाए। तो अमेरिका की चाल में रूस भी फंस गया और ईरान भी। एक तरह से कोल्ड वॉर के बाद रूस की सबसे बड़ी हार सीरिया में होने जा रही है। साथ ही मिडिल ईस्ट में उसकी अंतिम मौजूदगी भी खत्म होने जा रही है। अब जाहिर है कि सीरिया में चल रहे इस डिस्टर्बेंस से सीरिया को छोड़कर सबका फायदा होगा। पश्चिम में कुछ ज़मीन तुर्की दबा लेगा, नॉर्थ में कुर्दों का नया देश बन जाएगा और बाकी जगह इजराइल ने अपनी नज़र गड़ा दी है। अमेरिका में बाइडेन का ओवर खत्म होने जा रहा है, लेकिन उसने रूस, ईरान, सीरिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कितने विकेट गिरा दिए, इसका अंदाज़ा आपको आने वाले समय में होगा।
मिडिल ईस्ट में चल रही इस उठापटक को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें।